एक्सपोनेंशियल नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है? अगर तुम्हारे पास अनलिमिटेड फूड होगा, अनलिमिटेड पिज्जा, अनलिमिटेड बर्गर होगा तो तुम फैल जाओगे ऐसे। तो क्या होता है कि यहाँ पे अनलिमिटेड फूड होता है, अनलिमिटेड फूड है भाई, तुम्हारे पास खाने पीने की कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है, तो ग्रोथ तो होगी ना। अनलिमिटेड फूड और अनलिमिटेड स्पेस है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। अगर लिमिटेड फूड है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड पानी है, लिमिटेड, देखो कम्युनिटी इकोलॉजी में तुम इंटरेक्शन पढ़ते हो, बहुत सारी स्पीशीज का, ये मैंने डेफिनेशन करवाया ना, कम्युनिटी इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है? इंटरेक्शन अमंग ऑल स्पीशीज इन एन एरिया। जैसे कि ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट है, तो इन स्पीशीज का एक दूसरे के साथ दूसरे पॉपुलेशन क्या होती है बच्चों? ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज प्रेजेंट इन एन एरिया एंड ब्रीडिंग टुगेदर। ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है किसी भी एरिया में वो सेम नंबर ऑफ स्पीशीज होगा। कैट्स की अलग पॉपुलेशन होगी, डॉग्स की अलग पॉपुलेशन होगी, तुम्हारी ह्यूमन बीइंग्स की अलग पॉपुलेशन होगी। मतलब कि तुम दिल्ली वाला एरिया लो, ये दिल्ली है, इसमें ह्यूमंस की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, तो वो सेम स्पीशीज होगी प्रेजेंट इन एन एरिया, ब्रीडिंग टुगेदर, वो एक साथ ब्रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बेटा? बर्थ रेट क्या है, कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसमें बर्थ रेट क्या है भैया, एक साल के अंदर कितने लोगों का जन्म हो रहा है, ठीक है, डेथ रेट भैया एक साल के अंदर कितने लोग मर रहे हैं, सेक्स रेट भैया इसमें जितने प्रेजेंट पॉपुलेशन है इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है कामना यादव। स्वागत है आपका बायोबूस्ट विद कामना में। आज हम करेंगे बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का रैपिड रिवीजन 20 से 30 मिनट में। और ये जो चैप्टर है ना इकोलॉजी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए भी और आपके नीट के एग्जाम के लिए भी। तो मैंने यहाँ पे नीट के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, बोर्ड्स के भी मैं अलग वीडियो लेके आऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं ये नई एनसीईआरटी से है, नई एनसीईआरटी से बाहर इसमें कोई भी नहीं है, बस सिर्फ एक डायग्राम है, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हो आप, इकोलॉजी में तुम क्या पढ़ोगे? ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ और ऑर्गेनिज्म का दूसरी जो स्पीसीज है उसके साथ क्या इंटरेक्शन है, वो जहां पे भी रह रहा है क्लाइमेटिक कंडीशन में, एनवायरमेंट में, उसका जो एबायोटिक फैक्टर्स है उसके साथ क्या रिलेशन है, ये सब हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आपके चैप्टर का नाम है। तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट, बायोटिक और एबायोटिक। देखो जी, आप जहां पे रह रहे हो, आप जिस घर में रह रहे हो, आपका आपके घर वालों के साथ क्या रिलेशन है, बाहर वालों के साथ क्या रिलेशन है, आप जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहे हो वहां का क्या टेम्परेचर, वहां की क्या विंड कंडीशंस है, ठीक है, वहां का वेदर कैसा है, ये सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है, तो क्या होता है इकोलॉजी का मतलब क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट है उसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों होते हैं। जो लिविंग बीइंग्स है वो बायोटिक में आ जाते हैं और नॉन लिविंग बीइंग्स है वो एबायोटिक में आ जाते हैं। ये जो इकोलॉजी की टर्म थी ये हैकल दे दी थी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है मेरे बच्चों? इकोलॉजी को आप कम्युनिटी इकोलॉजी में पढ़ते हो, पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ते हो, ऑर्गेनिज्म लेवल पे इकोलॉजी पढ़ते हो। तो पॉपुलेशन क्या है? सेम नंबर ऑफ स्पीसीज जो होती है। जैसे कि ये ह्यूमंस की पॉपुलेशन है, यहाँ पे मतलब कि डॉग्स लगा लो, तो तुम उसको क्या बोलोगे? डॉग्स की पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? सेम नंबर ऑफ स्पीसीज। देखो आप कम्युनिटी इकोलॉजी में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? इंटरेक्शन अमंग ऑल स्पीसीज इन एन एरिया। जितनी भी, जैसे कि ये पर्टिकुलर एरिया है 1 किलोमीटर का, इसमें कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी? डॉग्स होंगे, कैट्स होंगे, ह्यूमन बीइंग्स होंगे, ठीक है, और रैट्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी, चूहे होंगे, कुत्ते होंगे, बिल्ली होंगे, तुम लोग हो। तो तुम पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, जैसे कि 1 किलोमीटर के एरिया में रह रहे हो, तो वहां पे जितनी भी स्पीसीज है उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, उन स्पीसीज का एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये हम पढ़ते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी में। बायोम बड़े लेवल पे आ जाता है, बायोस्फीयर उससे भी बड़े लेवल पे आ जाता है। बायोम में क्या होता है? ऑन स्पीसीज का क्लाइमेट होता है, वहां पे बहुत सारे हैबिटेट होते हैं। जैसे ये देखो, कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या पढ़ते हो आप? बहुत सारी कम्युनिटी होती है। ठीक है, ये डियर की कम्युनिटी है, ये डॉग्स की, ये लॉयन की, और ये कैट्स की। अब ये कैट्स की, अब देखो कम्युनिटी इकोलॉजी में तुम इंटरेक्शन पढ़ते हो बहुत सारी स्पीसीज का, ये मैंने डेफिनेशन करवाया ना। कम्युनिटी इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है? इंटरेक्शन अमंग ऑल स्पीसीज इन एन एरिया। जैसे कि ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट है, तो इन स्पीसीज का एक दूसरे के साथ और दूसरे जो कम्युनिटी है उनके साथ क्या इंटरेक्शन है जहां पे ये लोग रहते हैं। ठीक है, ये है बेटा बायोम, जो कि बड़े लेवल पे, जिसपे तुम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट। तो टेम्परेट का अलग टेम्परेचर होगा, जो डेजर्ट है वहां की अलग कंडीशंस होंगी, अलग विंड स्ट्रक्चर होगा, वहां पे अलग अलग वेजिटेशंस होगी। डेजर्ट में अलग वेजिटेशंस मिलेगी, टेम्परेट फॉरेस्ट में अलग मिलेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अलग मिलेगी। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे अलग अलग वेजिटेशंस मिलेगी, अलग अलग रेनफॉल मिलेगी, अलग अलग टेम्परेचर मिलेंगे, सब पे अलग अलग पौधे मिलेंगे, है ना। तो ये सब कंडीशन डिफाइन करती है। ये है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ग्लोबल लेवल पे हो जाता है, एक बड़े लेवल पे हो जाता है, जहां पे तुम एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर में जितनी भी चीजें आती है, स्ट्रेटोस्फीयर, ये सारी चीजें तुम यहाँ पे पढ़ते हो। ये जो डायग्राम है ना ये ओल्ड एनसीईआरटी का है, लेकिन यहाँ से पहले बहुत क्वेश्चन आए हुए। तो क्वेश्चन ये देखो, आर्कटिक में क्या होता है? टेम्परेचर कम है लेकिन रेनफॉल भी कम है, वाटर अमाउंट भी कम है, प्रेसिपिटेशन भी कम है। उसके बाद जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है वो टेम्परेट फॉरेस्ट है, यहाँ पे लगभग सेम रेन फॉरेस्ट है, सेम प्रेसिपिटेशन है, सेम रेनफॉल होता है, यहाँ पे सेम बारिश होती है, कि वाटर अमाउंट सेम है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि टेम्परेट फॉरेस्ट और कॉनिफरस फॉरेस्ट में क्या चीजें
सेम है, सिमिलर कौन सी चीजें हैं, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो चाहे रेनफॉल हो, वाटर अमाउंट हो, वो ऑप्शन में तुम्हें ये सब दे देगा। तो तुम्हें क्या सिलेक्ट करना है कि टेम्परेट और कॉनिफरस फॉरेस्ट में सेम सेम कंडीशंस होती हैं वाटर लेवल पे, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होता है, जहां पे मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होती है और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। कौन सा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी अब मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, मैक्सिमम रेनफॉल होगी, बारिश ज्यादा होगी, वाटर अमाउंट ज्यादा होगा, तो पेड़ पौधे भी ज्यादा ग्रो करेंगे। अब ज्यादा ग्रो करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होगी। और मिनिमम प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होगी, जहाँ पे टेम्परेचर भी कम है और रेनफॉल भी कम है, वाटर अमाउंट भी कम है। तो मिनिमम प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चन आ गया तो तुम आर्कटिक टिक करोगे। और अगर ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किसकी है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की है। डेजर्ट में तुम्हें पता ही है टेम्परेचर ज्यादा होता है और बारिश वहां पे कम होती है, लेकिन रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन वहां पे कम होता है, ठीक है। तो तुम इकोलॉजी में क्या पढ़ते हो, देखो ये पढ़ते हो कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोम्स और बायोस्फीयर, इस लेवल पे पढ़ते हो तुम। बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन, ये तो बात की बातें हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में तुम्हें बता दिया कि पॉपुलेशन क्या होता है, सेम नंबर ऑफ स्पीसीज। जैसे कि मैंने ये बताया था, ह्यूमन बींग्स हैं, ये ह्यूमन बींग्स है, ये सेम नंबर ऑफ स्पीसीज कैसे हैं, एक साथ ये इंटरब्रीड कर रही है। क्या, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ स्पीसीज और वो एक साथ इंटरब्रीड करती है आपस में। अगर वो इंटरब्रीड नहीं कर रही है तो वो सेम पॉपुलेशन नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वो सब फर्टाइल है कि नहीं फर्टाइल है, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी को तुम तीन तरह से मेजर करते हो, एक तो नंबर से, बायोमास से और परसेंट कवर से। नंबर, भाई उनका नंबर कितना है, 100 है, 200 है, 300 है। बायोमास, उन्होंने कितना, उनके अंदर कितना बायोमास है। परसेंट कवर, उन्होंने कितना एरिया कवर किया हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी को तुम कैसे मेजर कर सकते हो, पॉपुलेशन डेंसिटी तुम्हें बताती है कि जो पॉपुलेशन है उसका साइज बड़ा है कि छोटा है। वो पॉपुलेशन छोटी है कि बड़ी है, डेंसिटी मतलब अगर उसका नंबर ज्यादा होगा तो मतलब कि वो पॉपुलेशन बड़ी है, अगर उसका नंबर कम होगा यानी कि वो पॉपुलेशन छोटी है। अगर उसका बायोमास ज्यादा होगा तो उसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा कवर करेगी वो, ठीक है। परसेंट कवर और बायोमास दोनों अलग चीज है। जैसे कि ये बैनियन ट्री है, ठीक है, ये है तो एक, है ना, नंबर तो इसका एक है, लेकिन इसका जो बायोमास परसेंट एरिया है ये बहुत ज्यादा कवर करती है, क्योंकि ये अपने आसपास क्या है, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको ग्रो नहीं होने देती। फिर भी पार्थिनियम जो छोटी छोटी ग्रास है वो इसके आसपास ग्रो हो जाती है, लेकिन जो एरिया किसने कवर किया हुआ है, पार्थिनियम ने, ये तो ज्यादा है, लेकिन बायोमास किसका ज्यादा है, बैनियन ट्री का ज्यादा है। इसका इफेक्ट इनके ऊपर ज्यादा है, किसका, बैनियन ट्री का इसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा है। जैसे कि पार्थिनियम ग्रास के मतलब कि तुम 100 पौधे ले लो, लेकिन बैनियन ट्री तो अकेला एक ही काफी है ना, कि बहुत ज्यादा बायोमास होता है इसके अंदर, पर नंबर तो इसका एक ही है। तो परसेंट एरिया किसने ज्यादा कवर किया हुआ है, पार्थिनियम ने, लेकिन बायोमास का इफेक्ट इनके ऊपर किसका ज्यादा है, बैनियन ट्री का है। ये डिपेंड नहीं करते कि नंबर के ऊपर, यही कि देखो यहाँ पे तो पार्थिनियम के नंबर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका इफेक्ट इकोसिस्टम पे कम है। बैनियन ट्री का ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर ज्यादा ड्राई वेट है, ठीक है। और ये तुम डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब चलते हैं कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर। देखो जी, ये पर्टिकुलर 1 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, इसके अंदर तुम 10 हाथी ही आ सकते हैं तुम्हारे पास, लेकिन अगर 15 हाथी आ गए तो क्या होगा, यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे अब एलिफेंट क्या खाते हैं, एलिफेंट ग्रास खाते हैं। तो अगर इस एरिया में 10 हाथी के लिए ही जो सफिशिएंट ग्रास थी, लेकिन 15 हो गए तो क्या होगा, वो जो घास है वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी तो वहां का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। उस घास के अंदर जो डियर छुपते थे अपने प्रीडेटर से बचने के लिए, प्रीडेटर कौन होता है, लायन होता है उनका, तो फिर क्या होगा, डियर तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे क्योंकि लायन एक बार में ही सारे डियर पकड़ के खा जाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि कैरिंग कैपेसिटी, एक पर्टिकुलर एरिया की इतनी कैपेसिटी होती है कि उसके अंदर सिर्फ उतने ही नंबर ऑफ स्पीसीज आ सकते हैं। अगर 10 हाथी उसके अंदर आएंगे, 10 डॉग्स उसके अंदर आएंगे, या 5 काऊ उसके अंदर आएगी, तो इतने ही आएंगे। अगर इससे ज्यादा होगा तो वो जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है आपका, इसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज जितनी वो सस्टेन कर सकता है उससे ज्यादा अगर आई तो वो हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसके बाद उसमें और स्पीसीज अगर आई तो खत्म हो जाएगा, वो हैबिटेट ही खत्म हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वहां से स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस कैरिंग कैपेसिटी के बाद अगर इसमें ज्यादा आए, अगर उसकी कैपेसिटी 10 लोगों की है, अगर उसमें 15 लोग आएंगे तो क्या होगा, उसके बाद उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बियॉन्ड दिस नो ग्रोथ। और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं कैरिंग कैपेसिटी से।
जैसे कि ये मैंने एग्जांपल बताया है कि यहाँ पे 10 एलिफेंट आ सकते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में, अगर तुम 10 के 15-20 कर दोगे तो यहाँ का डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने इतनी बार बोल बोल के बता दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया होगा। अब पढ़ते हैं ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल बेटा दो होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और एक होता है लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल नाम से ही पता चल रहा है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है, ठीक है। क्यों हो रही है? अगर तुम्हारे पास अनलिमिटेड फूड होगा, अनलिमिटेड पिज्जा, अनलिमिटेड बर्गर होगा, तो तुम फैल नहीं जाओगे ऐसे। तो क्या होता है कि यहाँ पे अनलिमिटेड फूड होता है, अनलिमिटेड फूड है भाई, तुम्हारे पास खाने पीने की कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है, तो ग्रोथ तो होगी ना। अनलिमिटेड फूड और अनलिमिटेड स्पेस है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। अगर लिमिटेड फूड है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड पानी है, लिमिटेड खाना है, तो ग्रोथ भी बेटा लिमिटेड ही होगी। तो उसको तुम बोलते हो लॉजिस्टिक। एल फॉर लॉजिस्टिक, एल फॉर लिमिटेड, इससे याद रख लेना। तो एल फॉर लॉजिस्टिक, एल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, फूड, स्पेस, वाटर, जो भी है उसके रिसोर्सेज वो कम अमाउंट में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में तुम रेट कैसे डिफाइन करते हो? तो आर से डिफाइन करते हो, इसको तुम बोलते हो इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। ये बताएगा, आर तुम्हें बताएगा कि उसकी ग्रोथ ज्यादा है कि उसकी कम है, उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है कि उसकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रही है, ये तुम्हें आर बताएगा। आर कैसे डिफाइन करते हो तुम? बर्थ कितनी हुई है उस पॉपुलेशन में और डेथ कितने लोगों की हुई है, यही तो बताएगा। अगर बर्थ ज्यादा हो रही है और डेथ कम हो रही है, यानी कि उसका जो रेट है वो जल्दी जल्दी वो ग्रोथ, पॉपुलेशन जल्दी जल्दी बढ़ेगी, जल्दी जल्दी ग्रोथ करेगी। अगर उस वहां पे बर्थ कम है और डेथ ज्यादा हो रही है, तो वो पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो करेगी, उस पॉपुलेशन का साइज भी कम होगा, है ना। इसको तुम इंटीग्रल फॉर्म में ऐसे लिखते हो, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी। ये पीवाईक्यूज आया हुआ है कि जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ है उसको निकालने का तुम इंटीग्रल फॉर्मूला बताओ। और वहां पे पूछा था कि ई जो है वो किसको डिनोट करता है? ई किसको डिनोट करता है मेरे बच्चों? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है फॉर्मूला से भी, इससे भी। और ये जो स्टार मार्क यहाँ पे लगे हुए हैं ना, यहाँ से सबसे भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं कि बताओ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है। तो जब मैंने बोला कि लिमिटेड ग्रोथ होगी लॉजिस्टिक ग्रोथ में, तो वहां पे देखो तुम्हारे पास लिमिटेड फूड है, तुम्हारे पास 2 बर्गर है, 3 बर्गर है, लिमिटेड बर्गर है, और तुम लोग हो 8-10, ठीक है। तो तुम्हारी लड़ाई होगी ना उसके ऊपर। तो अगर लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, लिमिटेड तुम्हारे पास फूड होगा, लिमिटेड तुम्हारे पास स्पेस होगा, तो लड़ाई तो होगी, तो कंपटीशन तो होगा स्पीसीज के बीच में। अब कंपटीशन होगा तो यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या बताया, यहाँ पे 3 बर्गर है, तुम्हारे पास लोग हैं 8-10, तो जो स्ट्रॉन्ग पीपल है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो वीक वाले को मार देंगे, है ना, और बर्गर खुद खा लेंगे। तो यही है, जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है ना वही सर्वाइव करेगा, ठीक है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो फिटेस्ट है, वो सर्वाइव करेगा वहां पे। और कैरिंग कैपेसिटी वाली चीज होती है, यहाँ पे अब लिमिटेड चीजें हैं तो कैरिंग कैपेसिटी तो होगी ही ना। अगर यहाँ पे 10 लोग आ सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, तो 12 नहीं हो सकते, 15 नहीं हो सकते। तो ये है कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि वहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज ही अवेलेबल है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी वहां पे। अगर उसकी कैरिंग कैपेसिटी से वो क्रॉस कर जाता है ना, तो उसके बाद वहां पे उस हैबिटेट में ग्रोथ नहीं होगी। इसका फॉर्मूला है dn/dt rn k माइनस एन अपॉन के का मतलब है कैरिंग कैपेसिटी। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, ये वाला dn/dt इक्वल्स टू rn, ये तो एक्सपोनेंशियल का हो गया। और यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी वाली चीज आ जाती है, तो कुछ नहीं करना, बस k माइनस एन अपॉन के लगा दो, इस rn के बाद k माइनस एन अपॉन के लगा दो, ठीक है। अब बताते हैं, ये है एक्सपोनेंशियल का और ये है लॉजिस्टिक का। इसको बोलते हो तुम जे शेप ग्रोथ कर्व, इसको बोलते हो तुम एस शेप ग्रोथ कर्व। अब जे शेप क्यों है, मैंने क्या बताया था बेटा, एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, तुम्हारे पास अनलिमिटेड चीजें होती है, अनलिमिटेड तुम्हारे पास चीजें होंगी तो तुम ग्रोथ बड़ी जल्दी जल्दी करोगे। जैसे कि ये ग्रोथ देखो कितनी तेजी से हो रही है। और लॉजिस्टिक के पास, बेचारे के पास लिमिटेड चीजें होती हैं, लिमिटेड चीजें होती है। अब लिमिटेड चीजें होंगी तो क्या होगा, ग्रोथ भी धीरे धीरे होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। और ये है के मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी, ये जो है ना, ये कैरिंग कैपेसिटी है। इसके बाद देखो यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है ना बच्चों, इसके बाद यहाँ पे ग्रोथ कहाँ हो रही है, देखो ऊपर, ये देखो, इसके बाद यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है ना। तो जब वो पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी को टच कर जाती है ना बेटा, उसके बाद उसमें ग्रोथ नहीं होती। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब यही है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज जब उसमें आ गया तो उसके बियॉन्ड उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो जब कैरिंग कैपेसिटी को टच कर जाती है तो ग्रोथ नहीं होगी, तो वो कौन सा मॉडल है, लॉजिस्टिक मॉडल है। और जब ग्रोथ होती जाती है रुकती ही नहीं है,
जैसे कि इसमें ग्रोथ होती जा रही है, रुकती ही नहीं है, तो वो क्या है, एक्सपोनेंशियल। यहां से क्वेश्चन आता है, एक्सपोनेंशियल का ग्रोथ कर्व कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल का कैसा होता है, जे शेप, ठीक है, और लॉजिस्टिक का होता है एस शेप, और इसको तुम एसिम्पटोट बोल देते हो। एसिम्पटोट उसको बोलते हो बेटा जहां पे स्टेशनरी हो जाती है ग्रोथ, जहां पे ना तो ग्रोथ बढ़ रही होती है ना ग्रोथ कम हो रही होती है, ठीक है, इसके बाद ग्रोथ नहीं होती, ये स्टेशनरी फेज है। ये क्या है, स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज एसिम्पटोट बोल लो, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आता है, देखो द इक्वेशन ऑफ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज dn अपॉन dt rn k माइनस n अपॉन k। इसने पूछा है भैया k क्या है, 2024 का क्वेश्चन है, देख लो ये k इसमें क्या डिनोट करता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। तो मैंने क्या बताया था आपको, r बताया था बच्चों, बर्थ माइनस डेथ, यही बताया था ना। बायोटिक पोटेंशियल इसका कोई मतलब नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी को तुम k से डिनोट करते हो, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी बड़ा n होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बड़ा n होता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन करो, एक्सेलरेशन एंड डिक्लेरेशन एंड फाइनली एन एसिम्पटोट व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस। ये कहता है कि एसिम्पटोट कब आता है, जब पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पहुंच जाती है। देखो एसिम्पटोट यही आता है, मैंने यही बताया था, जब एसिम्पटोट कहां आता है, जब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच जाती है, तो उसके बाद वहां पे ग्रोथ नहीं होती। तो कहां पे, कैरिंग कैपेसिटी पे जब पॉपुलेशन डेंसिटी पहुंच जाएगी, के पे पहुंच जाएगी, जैसे कि ये है, यही था ना आपका, यही था ना, यहां पे जब पहुंच जाएगी एसिम्पटोट पे, कैरिंग कैपेसिटी पे, तो उसके बाद वहां पे ग्रोथ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखो जे शेप ग्रोथ कर्व कहां होता है बेटा, एक्सपोनेंशियल में। देखो जी ऐसे हो रहा था ना, एक्सपोनेंशियल हो रहा था। अब देखो पॉपुलेशन क्या होती है बच्चों, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज प्रेजेंट इन एन एरिया एंड ब्रीडिंग टुगेदर। ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है किसी भी एरिया में वो सेम नंबर ऑफ स्पीसीज होगा। कैट्स की अलग पॉपुलेशन होगी, डॉग्स की अलग पॉपुलेशन होगी, तुम्हारी ह्यूमन बींग्स की अलग पॉपुलेशन होगी। मतलब कि तुम दिल्ली वाला एरिया ले लो, ये दिल्ली है, इसमें ह्यूमंस की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, तो वो सेम स्पीसीज होगी प्रेजेंट इन एन एरिया ब्रीडिंग टुगेदर, वो एक साथ ब्रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बेटा, बर्थ रेट क्या है, कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसमें बर्थ रेट क्या है भैया, एक साल के अंदर कितने लोगों का जन्म हो रहा है, ठीक है। डेथ रेट भैया एक साल के अंदर कितने लोग मर रहे हैं। सेक्स रेशियो भैया इसमें जितने प्रेजेंट पॉपुलेशन है इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। एज रेशियो कितना है भैया, 0 से 18 साल के कितने हैं, ठीक है, उसके बाद के कितने हैं, बूढ़े लोग कितने हैं, फर्टाइल कपल्स कितने हैं, ये सारी चीजें। एज पिरामिड मैं अभी बताऊंगी। देखो इमिग्रेशन क्या होता है, ये जैसे कि दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में क्या है, इमिग्रेशन, जो लोग रहने के लिए आए तो वहां की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अगर ज्यादा लोग रहने के लिए आएंगे दिल्ली में तो दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी ना बच्चों। अच्छा नेटेलिटी यानी कि बर्थ, अगर बर्थ ज्यादा लोगों की होगी तो भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, प्लस होगा, ठीक है। अगर वहां पे डेथ ज्यादा हो गई तो वहां पे माइनस हो जाएगा, है ना, अगर वहां से लोग जाएंगे तो भी माइनस हो जाएगा। तो जो पॉपुलेशन है ना बच्चों वो बढ़ेगी कैसे, जब वहां पे लोग आएंगे, ठीक है, और वहां पे बर्थ होगी लोगों की। माइनस कब होगी पॉपुलेशन, जब वहां पे डेथ होगी और लोग वहां से जाएंगे, एग्जिट करेंगे, इमिग्रेशन करेंगे। इमाइग्रेशन का मतलब आना, इमिग्रेशन का मतलब उस जगह को छोड़ के जाना, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन ग्रोथ को तुम इस फॉर्मूला से तुम बता कर सकते हो कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्यादा हो रही है, कम हो रही है कि कांस्टेंट है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ तुम एट टाइम टी भैया 1 साल में, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जो जगह है वहां की ग्रोथ कितनी होगी, एंटी यानी कि प्रेजेंट टाइम में वहां पे कितनी ग्रोथ है, मतलब कि ये दिल्ली है, अभी यहाँ पे कितने लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं वो लिखोगे। फिर वहां पे 1 साल के अंदर कितने लोगों की बर्थ हुई, कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोग वहां पे रहने के लिए आए, 1 साल के अंदर वहां पे कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोग दिल्ली छोड़ के बाहर गए। तो ऐसे, तो डी का मतलब डेथ, ई का मतलब इमिग्रेशन, जो बाहर छोड़ के गए। तो माइनस चीजें क्या करोगे तुम, माइनस क्या करोगे, जो चीजें वहां से माइनस हुई, जो चीजें वहां पे चली गई, प्लस क्या करोगे, जो तो वहां पे लोग आए, इमिग्रेशन हुआ, बर्थ हुआ, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम एज पिरामिड्स। देखो प्री रिप्रोडक्टिव जो एज है वहां पे क्या होता है 0 to 40, ठीक है। रिप्रोडक्टिव में यानी कि 14 to 45 या 50 जो फर्टाइल कपल्स है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो बूढ़े लोग हैं जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते बच्चे, ठीक है। तो ये पता चल गया तुम्हें। अब देखो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन क्या होती है, जहां पे जो बच्चे हैं ना वो ज्यादा है और बूढ़े लोग कम है,
ठीक है, बच्चे सबसे ज्यादा है, यानी कि ग्रोविंग पॉपुलेशन है। क्या है? ग्रोविंग पॉपुलेशन में है, वहां पे जो छोटे बच्चे हैं उनका पॉपुलेशन नंबर ज्यादा है, बूढ़े लोग और जो जवान लोग हैं वो कम है। ठीक है, स्टेबल जहां पे बच्चे और जो फर्टाइल कपल्स हैं, जो यंग जनरेशन है, उसका नंबर सेम सेम है, अप्रोक्स सेम सेम है, और जो बूढ़े लोग हैं वो कम है, यानी कि वो जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जहाँ पे बच्चे बेटा कम है, बहुत ही कम है बच्चे, और जवान लोग ज्यादा है, बूढ़े लोग उससे कम है। ठीक है, तो क्या जहां डिक्लाइनिंग क्या भैया, उसका उस पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे होगा जहां पे बच्चे ही कम, तो कौन सी पॉपुलेशन होगी? वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगी। जहां पे बच्चे और यंग जनरेशन सेम सेम है, सेम सेम नंबर में लाई करते हैं, वो कौन सी होगी? स्टेबल पॉपुलेशन। और जहां पे बच्चे ज्यादा हैं, जवान लोग उससे कम है, बूढ़े लोग उससे कम है, तो होगी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये ग्रोथ कर्व आते हैं, एबीसी तुम्हें दे देगा और बताएगा ये कौन सा ग्रोथ कर्व है। अब आता है कंपटीशन। भैया जो दो स्पीसीज है उनके बीच में कंपटीशन कैसे होता है? ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक सेम सेम स्पीसीज, तुम और तुम्हारे भाई के बीच में कैसे कंपटीशन है, लड़ाई किस बात से होती है? तो वो है इंट्रा स्पेसिफिक, सेम स्पीसीज में क्या कंपटीशन होना। इंटर स्पेसिफिक दूसरे में कंपटीशन होना, दूसरी दूसरी स्पीसीज में, डिफरेंट स्पीसीज में। इंटर स्पेसिफिक दूसरी स्पीसीज में, ठीक है, कंपटीशन होना। सेम स्पीसीज में कंपटीशन होना, तुम्हारी ही स्पीसीज में तुम्हारे साथ कंपटीशन होना। इंटर डिफरेंट स्पीसीज में, यानी कि कैट का रेट के साथ कंपटीशन कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक और सेम स्पीसीज में इंट्रा स्पेसिफिक। अब देखो कंपटीशन के ऊपर बेटा दो चीजें हैं, एक है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, एक है कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस यानी कि साथ रहेंगे वो स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज है लेकिन वो साथ रहेंगी। एक्सक्लूजन, भैया उसने एक्सक्लूड कर दिया, उसको निकाल दिया। ये बताया था किसने? गोज जी ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे रिसोर्स लिमिटेड थे। मैंने बताया ना आपको कि आपके पास 2 बर्गर हैं और 8-10 लोग हैं, यानी कि लिमिटेड फूड है, तो कंपटीशन तो होगा, लड़ाई तो होगी। जो स्ट्रॉन्ग पीपल है वही सरवाइव करेगा। तो वही चीज यहाँ पे लागू होती है। जो सुपीरियर स्पीसीज है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज है, वो उस फूड को, उस रिसोर्स को यूटिलाइज करेगी और वो सरवाइव कर जाएगी। और जो इंफीरियर वाली स्पीसीज है, वीक वाली स्पीसीज है, उसको वो हटा देगी, उसको वो एक्सक्लूड कर देगी, मार देगी, भगा देगी, वहां से छोड़ के वो हैबिटेट चला जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग वाली स्पीसीज उस रिसोर्स को यूटिलाइज करेगी, और जो वीक वाली स्पीसीज है या तो वो वहां से भाग के चली जाएगी या फिर जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो उसको मार देगा। ठीक है, तो सुपीरियर सरवाइव करेगा, इंफीरियर एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये था गोज एक्सपेरिमेंट में। कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस ये दिया था किसने? 5 क्लोजली रिलेटेड वॉर्बलर स्पीसीज पे ये एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक है, मैकआर्थर थ्योरी बोलते हैं इसको। ठीक है, मैकआर्थर ने क्या किया था? 5 क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि 2 स्पीसीज एक साथ रह ही नहीं सकती, मारपीट करती है ना, कंपटीशन करती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो स्पीसीज है उन्होंने अपने रिसोर्स का बंटवारा कर लिया हो। ठीक है भाई, जिस चीज पे लड़ाई हो रही थी तुमने उस चीज को बांट दिया, भैया ठीक है, आधा तू खा ले, आधा तू खा ले, तू छोटे टमाटर खा ले, मैं बड़े टमाटर खा लेता हूँ, या फिर तू प्याज खा ले, मैं जो है बन है वो खा लेता हूँ। तो क्या हो गया? ऐसे क्या हो गया? रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो गया। कैसे? जब वो तुमने उसको बांट दिया, पार्टीशन कर दिया उसका, तो लड़ाई होगी नहीं, तो डिफरेंट टाइम कर दिया। या तो तुमने क्या क्या करा, जैसे कि अप्रोक्स तुम्हारे पास ये पेड़ है कोई भी, उसमें क्या किया भाई, 2 बजे से लेके 3 बजे तक तुम लोग इसको खाओ, उसके बाद 5 बजे से लेके 6 बजे तक हम इसको खाएंगे। तो क्या हो गया? डिफरेंट डिफरेंट टाइम कर दिया तुमने, तो लड़ाई तो होगी नहीं। डिफरेंट फॉरगेटिंग पैटर्न, भैया कोई छोटे सीड को खा रहा है, कोई बड़े सीड को खा रहा है, कोई उस प्लांट का सैप खा रहा है, कोई उस प्लांट की पत्तियां खा रहा है। तो ऐसे तुमने रिसोर्सेज का बंटवारा कर दिया, तो अब लड़ाई होगी नहीं। तो ये किसने थ्योरी दी थी? मैकआर्थर ने दी थी, जहां पे उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी वार्बलर्स की, उनके ऊपर किया था। तो ऐसा नहीं है कि 2 स्पीसीज साथ नहीं रह सकती, रह सकती है स्पीसीज, अगर उनके रिसोर्स का तुम बंटवारा कर दो, जो चीज खाना उसके पास है उसको बांट दो। देखो ये है कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस। ये तुम लगा लो कोई पेड़ है, उसके ऊपर 5 बर्ड्स की स्पीसीज रह रही है, 5 पक्षियों की स्पीसीज रह रही है, कोई पत्तियां खा रही है, कोई छोटा सीड खा रही है, कोई बड़ा सीड खा रही है, कोई प्लांट सैप खा रही है। तो ऐसे अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग चीजें खा रही है, तो लड़ाई नहीं होगी ना। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग, डिफरेंट टाइम और डिफरेंट फॉरगेटिंग पैटर्न इस चीज को, कंपटीशन को कम करते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन कैसे हो सकता है? जैसे कि एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ क्या रिलेशन है, अगर वो उसको बेनिफिट कर रही है, उसको फायदा कर रही है, तो तुम प्लस के निशान से डिनोट करेंगे। अगर वो उसको नुकसान कर रही है
तो नेगेटिव से, अगर उसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है तो जीरो से, न्यूट्रल है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। स्पीसीज ए बेनिफिट मिल रहा है और स्पीसीज बी, दो स्पीसीज हैं, दोनों को फायदा मिल रहा है, ठीक है, दोनों को फायदा मिल रहा है, एक ये स्पीसीज है, एक ये स्पीसीज है, बी स्पीसीज है, इन दोनों को फायदा मिल रहा है। फायदा किसमें मिलता है? म्यूचुअलिज्म में। भैया दोनों की रजामंदी है, तू दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? म्यूचुअलिज्म का। कंपटीशन, लड़ाई होगी, एक दूसरे को मारधार होगी, तो क्या होगा? दोनों का नुकसान होगा, है ना, दोनों की एनर्जी वेस्ट होगी, तो कंपटीशन में दोनों का नुकसान होगा, म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा होगा। प्रिडेशन में बेटा लायन है और वो डियर को मार के खा रहा है, ठीक है, तो लायन का तो फायदा होगा और डियर का बेचारे का नुकसान हो जाएगा, उसकी जान चली जाएगी, है ना। लायन का तो पेट भर जाएगा और डियर का जान चली जाएगी। ऐसे पैरासिटिज्म में भी जो पैरासाइट होता है उसका तो फायदा होता है, लेकिन जो होस्ट है जिसका वो खून चूस रहा है उसका नुकसान हो जाएगा। कमेंसलिज्म में एक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एक को फायदा होता है। एमेंसलिज्म में भैया एक को नुकसान हो जाता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको पढ़ते हैं हम डिटेल में। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है बोथ स्पीसीज बेनिफिट। ए और बी स्पीसीज है, एक्स वाई जेड कोई भी स्पीसीज है, दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को नुकसान हो रहा है, तो कॉम्पिटिशन है, दोनों की लड़ाई हो रही है, मारधाड़ हो रही है, तो दोनों की एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो दोनों हार्म हो रहे हैं, बोथ स्पीसीज हार्म। तो ये है कंपटीशन। प्रिडेशन में क्या एग्जांपल दिया? लायन। लायन प्रिडेटर है और किसको खा रहा है? डियर को मार के खा रहा है, तो डियर का नुकसान हो जाएगा और लायन का पेट भर जाएगा, तो लायन का फायदा हो जाएगा। पैरासिटिज्म में भी यही है, पैरासाइट को बेनिफिट होता है, जैसे कि पैरासाइट एक्टोपैरासाइट हो चाहे एंडोपैरासाइट हो, तो वो क्या करते हैं? उनके पास हुक और सकर्स होते हैं, तो खून चूसते हैं ना, तो पैरासाइट का फायदा हो जाता है, उसको नरिशमेंट मिल जाता है, ब्लड मिल जाता है ना, और होस्ट का हो जाता है नुकसान। कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट होता है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता। एमेंसलिज्म में एक हार्म हो जाता है, एक को नेगेटिवली हार्म होता है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब है प्रिडेशन। प्रिडेशन में क्या है? एक को फायदा, एक को नुकसान। हार्बीवोर्स हो सकते हैं, कार्निवोर्स हो सकते हैं, लायन, डियर, कैट, डॉग्स, ये सब आ सकते हैं इसमें, ठीक है। 25% इसमें इंसेक्ट्स होते हैं और वो फाइटोफैगस होते हैं, प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। प्रेडेटर अगर ज्यादा हो जाए मेरे बच्चों, मैंने क्या एग्जांपल दिया? लायन का एग्जांपल दिया ना आपको। अगर लायन ज्यादा हो जाएंगे तो डियर तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बच्चों। अगर बहुत सारे शेर हो गए तो उनको खाने के लिए क्या चाहिए? डियर चाहिए और जो स्पीसीज है वो चाहिए। तो प्रेडेटर अगर ज्यादा हो गया तो प्रे तो खत्म ही हो जाएगा। अगर प्रेडेटर ज्यादा हो गया, ओवर एक्सप्लॉइट हो गया, तो प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट। तो जो प्रे है अपना वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ जाता है। तो प्रिडेशन जो है, प्रिडेशन वाली जो प्रोसेस है उसमें तुम कंट्रोल कर सकते हो प्रे की पॉपुलेशन, ठीक है। अब प्रिडेशन में एग्जांपल है, एक है प्रिकली पियर कैक्टस जो ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, कैक्टस, ठीक है, प्रिकली पियर कैक्टस प्लांट का नाम है। ऑस्ट्रेलिया में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, लगाया गया था, जहां पे कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर मोथ लानी पड़ी थी उनको, क्योंकि जो ये प्रिकली पियर कैक्टस है ना, ये बहुत ज्यादा हो गया था। अब अगर ये बहुत ज्यादा हो गया था तो इसको खाने वाली कोई स्पीसीज तो लानी पड़ेगी ना, वरना तो ये सारे जो लैंड है उस पर कब्जा कर लेगा। तो यहाँ पे एक मोथ इंट्रोड्यूस करी गई थी, ठीक है, इंसेक्ट है ये मोथ, इसके ऊपर, ताकि ये इसको खाए और इसकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी कंट्रोल में रही कैक्टस की, ठीक है। पिजास्टर फिश अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में थी, ये रिमूव कर दी गई, क्योंकि जब ये थी ना बेटा, क्यों, तो बहुत सारी जो स्पीसीज है ना प्रे की, वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। फिश ज्यादा हो गई तो प्रे जो है ना वहां पे एक्सटिंक्ट होने लग गया है, तो इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अब देखो प्लांट में डिफेंस के लिए क्या होता है भाई? देख, लायन डियर को मार के खा रहा है, जो शेर है वो हिरन को मार के खा रहा है, किसको भी मार के खा रहा है, तो क्या होगा? वहां से भागेगा ना हिरन। तो प्लांट थोड़ी ना भाग सकता है, प्लांट को कोई भी काव आके खा रही है ना, कोई भी एलिफेंट आके खा रहा है, तो प्लांट के पास थोड़ी ना काम है कि वो भाग जाएगा, है ना, उसकी तो जड़ें जमीन में गड़ी हुई है, तो वो थोड़ी ना भाग सकता है। तो प्लांट के पास डिफेंस के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो, उसके पास कांटे हो सकते हैं, उसके पास ग्लाइकोसाइड्स हो सकते हैं, कैफीन वगैरह, निकोटीन वगैरह वो रिलीज करता है, जिससे जो हर्बीवोर है ना, जो उस प्लांट को खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा, उसको डाइजेस्ट ही नहीं होगा वो, तो वो क्यों खाएगा? अगर वो और किसी प्लांट को खाएगा तो वहां पे अगर थ्रोन्स हुए तो उसको चुभ जाएंगे, तो उस प्लांट के पास आएगा ही नहीं, ठीक है। तो प्लांट के पास डिफेंस के अलग अलग तरीके होते हैं। एनिमल के पास डिफेंस के भैया पॉइजनस हो सकता है, एनिमल्स कैमोफ्लेज कर सकते हैं, छुप सकते हैं उस एनवायरमेंट में, पॉइजनस हो सकते हैं, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई। पैरासिटिज्म क्या है बेटा? होस्ट स्पेसिफिक होता है, किसी पैरासाइट का कोई होस्ट स्पेसिफिक होता है जिसके ऊपर वो फीड करता है, जहां से वो नरिशमेंट लेते हैं, ठीक है। अडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट क्या हो सकते हैं?
कोइवॉल्व बोथ होस्ट एंड पैरासाइट, यानी कि जो दोनों है पैरासाइट हो चाहे होस्ट हो, दोनों साथ साथ इवोल्यूशन होता है उनका, ठीक है। अडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट में क्या होता है, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन हो जाएगा। भैया उनको सेंस करने के लिए उनको चाहिए ही नहीं, उनको बस चिपकने के लिए चीजें चाहिए, हुक चाहिए, सकर्स चाहिए। तो जो पैरासाइट है ना उसको सेंस ऑर्गन की कोई जरूरत नहीं होती, उसको सिर्फ जरूरत होती है चिपकने के लिए, नरिशमेंट लेने के लिए। तो उसमें क्या उसके काम आते हैं, हुक और शकर्स उसके काम आते हैं। उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की भी उसको जरूरत नहीं, क्योंकि उसको पका पकाया खाना मिल रहा है तुम्हारी स्किन से, है ना, ब्लड मिल रहा है, फ्लूइड मिल रहा है, तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की भी कोई जरूरत नहीं होती। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। क्यों होती है, वो अपना नंबर बढ़ाएगा कैसे, अगर तुम्हारी इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी अपना नंबर बढ़ाएगा। तो पैरासाइट के अंदर हुक और सकर्स की कैपेसिटी होती है और बहुत जल्दी जल्दी उसका नंबर बढ़ने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब आता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट यानी कि जो एक्सटर्नल सरफेस पे तुमको फीड कर रहा है, जैसे कि फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट। एग्जांपल है लाइस, आपके सर में जुएं, जो कुत्ते हैं उनके ऊपर टिक्स, है ना, कॉपीपोड्स ऑन मरीन फिश, और कस्केटा प्लांट ऑन हेज प्लांट। जो कस्केटा प्लांट है वो हेज प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है, तो उसका पैरासाइट है। ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स क्या होता है, जो कोयल होती है ना, वो जो कौवा होता है उसके नेस्ट के अंदर अंडे दे देती है और उसके साथ धोखा करती है, वहां पे अपने अंडे छोड़ जाएगी कोयल, और क्रो है ना उसका पालन पोषण करेगा अंडों का। और लेकिन जब वो अंडों में से बच्चे निकलेंगे तो कोयल जो है कौवा है उसको समझ आएगा कि ये अंडे तो मेरे थे ही नहीं, है ना, तो उसके पास धोखा हो गया, तो ब्रूड पैरासिटिज्म हो गया। फिर जो कोयल के बच्चे बड़े होंगे तो वो वहां से उड़ के चले जाएंगे। अब ये है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट में क्या होता है, जो आपके अंदर के साइड जो पैरासाइट होते हैं, लिव इनसाइड होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट, लीवर, किडनी, लंग्स, आरबीसी, ठीक है। कमेंसलिज्म क्या होता है भैया, एक का फायदा होता है और एक का नुकसान नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक का फायदा होगा और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बेनिफिट होता है एक को। जैसे कि जो ऑर्किड प्लांट है ये है, जैसे कि मेरे बच्चों मैंगो ट्री है ये, इसके ऊपर ऑर्किड प्लांट ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि जो बहुत घने फॉरेस्ट होते हैं ना, वहां पे क्या होता है कि धूप नीचे तक नहीं आते हैं, तो जो ऑर्किड प्लांट है उसको धूप चाहिए होती है, तो मैंगो प्लांट का सहारा लेता है और वो ग्रो कर जाता है मैंगो प्लांट के ऊपर, है ना, मैंगो प्लांट का सहारा लेके ऊपर तक चला जाता है। तो इसमें मैंगो प्लांट का तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जो ऑर्किड है उसका फायदा हो जाता है, उसको ऊपर धूप मिल जाती है, ठीक है। ये एक एपिफाइट का एग्जांपल है। बार्निकल्स ऑन वेल्स, वेल के ऊपर जो बार्निकल्स होते हैं वो। क्लाउन फिश ऑन सी एनिमल, देखो जैसे कि ये क्लाउन फिश है, जैसे कि ये क्लाउन फिश है, ठीक है। सी एनिमल्स के टेंटिकल्स हैं, क्लाउन फिश यहाँ पे आई और यहाँ पे जो टेंटिकल्स हैं वहां पे बैठ गई। अब जो टेंटिकल्स हैं वो तो जहरीले होते हैं, तो जो क्लाउन फिश है ना वो अपने प्रीडेटर से बच जाती है, ठीक है, लेकिन सी एनिमल को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो अमेंसलिज्म यानी कि एक को नुकसान हो रहा है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि जो ब्लैक वॉलनट है वो केमिकल रिलीज करता है, लेकिन एप्पल प्लांट उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं, जो ह्यूमन के जो लीवर फ्लूक है ना उसके दो होस्ट हो सकते हैं, एक तो स्नेल और एक फिश। और जो मलेरियल पैरासाइट है उसको मॉस्किटो की जरूरत होती है फैलने के लिए, ठीक है। तो मलेरियल पैरासाइट एक वेक्टर की तरह काम करता है क्योंकि उसको किसी और की जरूरत होती है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है बेटा, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है, दोनों के बीच में होता है, दोनों को फायदा होता है। जो लाइकन रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गी, जो फंगस है वो तो उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगी, जो एल्गी है उसको फूड प्रोवाइड करेगी, क्योंकि एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो एल्गी खाने लायक हो सकती है, तो एल्गी फूड प्रोवाइड करेगी, और जो है फंगस है ना वो शेल्टर प्रोवाइड करेगी, रहने के लिए जगह देगी। माइकोरिजा बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, जैसे कि पाइनस वगैरह का एग्जांपल ले सकते हो इसमें माइकोरिजा में, ये तुम दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे। युक्का एंड मोथ, युक्का एक प्लांट का नाम है और मोथ एक इंसेक्ट का नाम है। जैसे कि ये है बेटा युक्का का फ्लावर है, मान लो ये युक्का का फ्लावर है, यहाँ पे मोथ आई, मोथ ने क्या किया, इसका युक्का प्लांट का तो पॉलिनेशन कर दिया और मोथ को यहाँ पे अंडे रखने के लिए अपनी जगह मिल गई, ठीक है। तो प्लांट का पॉलिनेशन हो रहा है और जो इंसेक्ट वहां पे आ रही है उसको अपने अंडे रखने के लिए जगह मिल रही है, ताकि जो कोई प्रेडेटर है उसके अंडे ना खा जाए, ठीक है। तो दोनों का फायदा हो रहा है, प्लांट का भी और जो इंसेक्ट है उसका भी। तो इसके एग्जांपल क्या है, युक्का और मोथ और फिग और वास्प। वास्प भी एक इंसेक्ट होता है और जो कि फिग प्लांट के अंदर अपने अंडे रखता है, ठीक है, जो फ्लावर होता है उसके अंदर अपने अंडे रखते हैं, और जब उसके अंडे लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं वास्प के, इंसेक्ट के, तो वो क्या करते हैं, उस फ्रूट के अंदर जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं ना वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं वास्प का जो लार्वा होता है। तो दोनों का फायदा हो रहा है,
फिग का तो बेचारे का पॉलिनेशन हो जाता है और वास्प को वहां पे अंडे रखने के लिए जगह भी मिल रही है, और जो उसके लार्वा है वो उसके सीड को फीड भी कर रहे हैं, तो दोनों का फायदा हो रहा है ना। तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म के कितने एग्जाम्पल है, लाइकन, माइकोराइजा, यूका एंड मोथ एंड फिग एंड वास्प। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है।